हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर 12th बोर्ड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आज इस चैनल के स्टार्टिंग में हम लोग फिजिक्स के लेक्चर्स को देखेंगे। फिजिक्स में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, जो कि यूनिट नंबर 2 में है, इसका स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में इसको कहेंगे विद्युत धारा। और इस यूनिट से बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, क्योंकि इसका स्टडी हम लोग 10th क्लास में भी कर चुके हैं। इसके कुछ पार्ट्स को हम लोग 10th क्लास में भी देखे थे, जैसे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस पढ़े थे आप लोग, ओम्स लॉ भी पढ़े थे, ओम का नियम। कुछ बात हम लोग पहले से भी जानते हैं, जैसे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी पास करती है, कभी पास नहीं करती है। रूम टेम्परेचर पर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगती है। इंसुलेटर, कुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कंडक्टर से विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि उसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है कंडक्टर में। तो उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करते रहे, तब इस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसका बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को लिखना होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन of a conductor is called electric current. It is denoted by I. It is denoted by I. हिंदी में भी इसको लिखेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में अपना नोट्स बनाएंगे। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है।
तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन बाई टाइम इंटरवल। ये बात हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे। प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल, चार्ज फ्लोन को लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई टाइम इंटरवल को लिखेंगे डेल्टा टी। इन जनरल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको बताए हैं Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, जहाँ n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस पेज को हम पलट के लिख रहे हैं, ध्यान देना है। अब करंट का दो वैल्यू आपसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है एवरेज वैल्यू और दूसरा पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो करंट का दो फॉर्मूला आपको याद करना है, I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और I इंस्टेंटेनियस जब समय का मान बहुत ही कम कर दिया जाए, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, यानी कम से कम जितना समय लिया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और कैलकुलस में इसी को हम लोग लिख देते हैं I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो जब आपको एवरेज करंट निकालना हो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे कि न्यूमेरिकल में कैसे हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का यूज करेंगे और कैसे डी क्यू बाई डी टी का यूज करेंगे। एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, लिखेंगे सभी लोग, ए चार्ज ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 90t प्लस 40 is passes through a conductor calculate average current from time 1 second to 3 seconds and also calculate instantaneous current
एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। चार्ज दिया गया है, चार्ज टाइम के फंक्शन के रूप में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे गिवेन, चार्ज को q से डिनोट करते हैं, q इज इक्वल टू 3t² प्लस 90t प्लस 40। अब हम लोगों को टाइम इंटरवल दिया गया 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक हम लोगों को निकालना है एवरेज करंट, और 4 सेकेंड पर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। तो पहले एवरेज करंट निकालेंगे। डेल्टा क्यू का मीनिंग क्या हुआ? Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। और डेल्टा टी का मीनिंग क्या हुआ? T2 माइनस T1। आपको समझाए थे, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन करेंट, चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम। तो हम लोग Q2 कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करेंगे। यह हो जाएगा 3 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 90 इंटू 3 प्लस 40 प्लस 40। यह हो गया 27 प्लस 270 प्लस 40। इसको जोड़ेंगे 7 13 1 2 1 3। और हम लोग Q1 कैसे निकालेंगे? t के जगह भर देंगे 1 सेकेंड। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 90 इंटू 1 प्लस 40 प्लस 40। चलिए ये हो गया 3 प्लस 90 प्लस 40, ये हो गया 133। लिसन, अब हम लोगों को आई एवरेज निकालना है, तो लिखेंगे Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। Q2 हमारे पास आ गया 337 माइनस Q1 133 बाई T2 दिया गया 3 माइनस 1। इसको घटाएं, ये हो गया 402 बाई 2, 102 एम्पियर। यह हमारा हो गया एवरेज वैल्यू। देखें, आराम से स्क्रीन को पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस सॉल्यूशन को अपने कॉपी में उतारेंगे। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना था। तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन आता है, बराबर डी इंटू डी बाई डी टी। क्यू के जगह पर जो हमारा इक्वेशन था उसको पुट करेंगे 3t² प्लस 90t प्लस 40। डिफ्रेंसिएशन हम आपको सिखाए थे 11th में भी, 12th में भी, और आप लोग मैथ्स के क्लास में भी डिफ्रेंसिएशन थोड़ा बहुत पढ़ ही लिए होंगे। इसको कैसे करते हैं? जो इसका कोफिशिएंट है उसके t के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और t का एक पावर कम कर देंगे। तो 3 2 जा 6 इंटू टी प्लस 90, इसमें t है नहीं इसीलिए 40 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0। कितने सेकेंड पर हमको निकालना था? हमको निकालना है 4 सेकेंड पर, हमको निकालना है 4 सेकेंड पर। तो एट
t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 90, 24 प्लस 90 114 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिनको भी जिस पॉइंट पर दिक्कत है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करेंगे 9572603171। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज करेंगे जहाँ पर भी डाउट है या कहाँ समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम अगर डाउट है तो आप उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींच करके, पिक्चर क्लिक करके या लिख करके हमको मैसेज करिए। जैसे ही हमको समय मिलेगा हम उसके डाउट को क्लियर करके आपको रीमैसेज कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं, जो भी आपके फ्रेंड जिससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास आपका कोई भी कांटेक्ट डिटेल नहीं है, तो जो भी आपके संपर्क में है उनसे बोल करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ाई रेगुलर करेंगे। जो भी लेक्चर छूट जाता है तो इसको यूट्यूब पर इस चैनल के माध्यम से पहले लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, सीरियली इसको देखेंगे और तब जा कर के जो डाउट होगा पूछेंगे। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देख लिए। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो होता है। अगर हमको ऐसे ही प्रॉब्लम में I का वैल्यू निकालना, I का वैल्यू दिया गया हो और चार्ज पूछा जाए, करंट दिया गया हो और चार्ज पूछा जाए, हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे हम आपको बताएं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देन डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू डी टी। चार्ज निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो टाइम का लिमिट आपको दिया रहेगा t1 से t2 तक, करंट दिया रहेगा, चार्ज निकालना है। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट जो होता है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बताइए चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। कूलम पर सेकेंड चार्ज का यूनिट होता है, सॉरी करंट का यूनिट होता है, जिसे हम लोग एम्पियर कहते हैं, जिसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट आप लोग 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़े हैं। उसमें एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी है जिसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग कैसे बताएंगे? यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तब धारा के उस मान को 1 एम्पियर कहेंगे। स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में लिखेंगे। जो भी डाउट होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगला है हम लोगों का डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर।
डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इफ 1 कूलम चार्ज is passes through a cross section of a conductor in 1 second, then this value of current is called 1 ampere। लिखते हैं इसको, if 1 कूलम चार्ज is passes through cross section of a conductor in 1 second, then this value of current is called 1 एम्पियर। हिंदी में भी इसको लिख लेंगे, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब धारा के उस मान को 1 एम्पियर कहते हैं। अब जैसे देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फार्मूला आपको बताए थे, Q इज इक्वल टू एन ई, वहाँ से N इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। यहाँ पर कितने कूलम का बात किया जा रहा है, 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तब उस कंडक्टर से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है। तो हम आपको बता दें कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार की होती है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर किसको कहेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं,
जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वेरी इम्पोर्टेंट, और यह वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो क्वांटिटी ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, वह क्वांटिटी कहलाता है टेंसर क्वांटिटी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह स्केलर है या वेक्टर है। बहुत बड़ा डिस्कशन है इसमें। तो जैसे हम आपको बताएं, देखें, इधर से 10 एम्पियर करंट पास किया, इधर से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 6 एम्पियर का करंट पास किया, तो इधर से कितना करंट निकलेगा? दोनों ऐड हो जाता है, 10 + 6 16 एम्पियर। यानी कि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं वेक्टर की तरह, जोड़ रहे हैं वेक्टर की तरह, जोड़ रहे हैं स्केलर की तरह। सिंपल एडिशन है, 10 एम्पियर और 6 एम्पियर। अगर यह वेक्टर रहता तो इसका रिजल्टेंट 16 एम्पियर नहीं आता, क्या आता? √10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 × 10 × 6 × cos 60 डिग्री। अच्छा, एक बात और देखें, यहाँ पर इधर से मान लिया जाए आया 10 एम्पियर और इधर निकल गया 6 एम्पियर, तब इधर कितना जाएगा? 60 डिग्री का एंगल ही बनाते हुए निकल रहा है, तो इधर आ जाएगा 4 एम्पियर। अब यहाँ से देखिए क्या डायरेक्शन इसमें है, क्या डायरेक्शन मैटर करता है, क्या डायरेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 10 एम्पियर 6 एम्पियर मिलके हो गया 16 एम्पियर, यहाँ पर 10 एम्पियर 6 एम्पियर मिलके हो गया 4 एम्पियर। यानी कि डायरेक्शन रिजल्टेंट पर इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोग और देख रहे हैं कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यह है टेंसर क्वांटिटी। यह है टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको 4 ऑप्शन में इलेक्ट्रिक करंट का टेंसर दिखाई दे तो आप उसमें टेंसर टिक लगाएंगे। अगर टेंसर नहीं है तब आप लगाएंगे स्केलर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी कौन सी है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में आपको टेंसर दिखाई दे तो टेंसर आंसर करेक्ट है। अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है, स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट नेवर बी ए वेक्टर क्वांटिटी, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट हैज both magnitude and direction, but it is a scalar quantity because it does not follow vector algebra rules। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं, विद्युत धारा के पास परिमाण तथा दिशा दोनों होती है,
लेकिन यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे टेंसर, टेंसर ही टिक लगाएंगे। अगर टेंसर नहीं है तब इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख लेंगे इसको। स्टूडेंट्स, हम अभी अपने गांव पर हैं और गांव पर बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग इस मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं। और प्रकाश ट्यूटोरियल हमेशा से जो संसाधन अवेलेबल है उसी में पढ़ के आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। तो हम लोग घर पे ही रहेंगे और घर से ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के लॉकडाउन में हमारा पूरा देश अपने घर में बंद है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी फ्रॉम होम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे हम मान लें कि यह कोई कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में हैं। जब तक इससे हम लोग कोई सोर्स को कनेक्ट नहीं करते हैं तब इस कंडक्टर को कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। दिमाग में रखेंगे, जब तक इस कंडक्टर से हम लोग कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं करते हैं तब इसको कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। और आइसोलेटेड कंडक्टर में कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर को किसी बैटरी सोर्स से जोड़ते हैं तो यह बैटरी सोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। बैटरी सोर्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और ये सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यह हम मान लें कि यह P और Q दो क्रॉस सेक्शन है और यह तीसरा क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा Q से P की ओर, Q से P की ओर।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका हो रहा है किधर, Q से P की ओर, और करेंट का मूवमेंट हो रहा है P से Q की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव से बाहर की ओर, निगेटिव में अंदर की ओर। तो हम लोग करंट देख रहे हैं कहाँ से निकल रहा है, E से बाहर की ओर यानी P से Q की ओर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, Q से P की ओर। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दो टाइप से बता सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में, आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में, या इसी को बोलेंगे, हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसी बात को लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑप्शन में रहेगा तो तीनों डायरेक्शन सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसमें डायरेक्शन होता है। स्केलर क्यों है, क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए, जैसे यह इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर के जा रहा है तो इसको कहेंगे चार्ज कैरियर, इसको कहेंगे चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हम लोगों को स्टडी करना है, कि चार्ज कैरियर कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज कैरियर मीन्स जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले करके जाते हैं। तो चार्ज कैरियर हम लोग देखेंगे, यहाँ तो हम लोग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का ही बात कर पाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर से कभी करंट पास करेगा, कभी पास नहीं करेगा, जैसा कि हम आपको बताए हैं। और यूनिट नंबर 9 में हम लोग सेमीकंडक्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन याद करेंगे कि वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। खैर, चार्ज कैरियर्स आवेशवाहक किसको कहेंगे, चार्ज कैरियर आवेशवाहक। अब यह जो आवेशवाहक है सॉलिड कंडक्टर में, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, सॉलिड कंडक्टर में
चार्ज कैरियर का नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड कंडक्टर्स मीन्स ठोस चालक। ठोस चालक। जो लिक्विड कंडक्टर होते हैं, लिक्विड कंडक्टर जो होंगे उसमें चार्ज कैरियर का नाम है आयंस। आयंस। आयंस दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आयन को कहेंगे कैटाइन और निगेटिव आयन को कहेंगे एनायंस। इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट हमको याद आ रहा है CuSO4। अब यह CuSO4 में Cu पर आ जाता है प्लस और SO4 पर आ जाता है माइनस। तो जिस पर प्लस चार्ज आता है उसको कहेंगे केटाइन और जिस पर माइनस चार्ज आता है उसे कहेंगे एनायंस। तो लिक्विड में जो चार्ज कैरियर होते हैं केटाइन और एनाइन। गैस में जो चार्ज कैरियर होंगे, गैस